हेलो बच्चों, तो आज एंडोक्राइन सिस्टम में फिजियोलॉजी की सेकंड क्लास है। ऊपर वाला न्यू सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। नीचे वाला ओल्ड ईयर वाइज सिलेबस है। तो लास्ट क्लास में हमने पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक समझ लिया था। उसके बाद का हम शुरू करेंगे आज। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हम शुरू करेंगे। और नीचे वाले जो सिलेबस है उसमें देखिए ईयर वाइज में फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी, पीनियल बॉडी। तो पीनियल और एंटीरियर पिट्यूटरी में समझ लिया था। पोस्टीरियर से हम शुरू करने वाले हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन फिर से देख लेते हैं एक बार। ये राइट साइड में नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है। इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी है, बीच में पार्स इंटरमीडिया है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पार्स इंटरमीडिया समझ लीजिए बीच में एक सेप्टम टाइप होता है, जो या सेप्टम या वॉल जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अलग अलग करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रेगुलेटेड बाय द नर्व फाइबर कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हमने अभी डायग्राम में देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो पिट्यूटरी है, इसको हाइपोथैलेमस से आने वाले नर्व फाइबर रेगुलेट करते हैं। एक्चुअली द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन, द हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। होता क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल एक स्टोरेज का काम करती है। वहां से कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होते, जस्ट रिलीज होते हैं। हार्मोन सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस में, और वहां से हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू वो हार्मोन आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो स्टोर रहते हैं और जब भी नीड है या स्टिमुलेशन मिलता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं। फ्रॉम हाइपोथैलेमस द हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स बन रहे हैं। हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। कैसे? थ्रू द नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में एक वे होता है, एक ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर का, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। उस ट्रैक्ट के थ्रू हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ जाते हैं। इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी these hormones are stored at the nerve endings. Whenever the impulse comes from hypothalamus reach posterior pituitary, these hormones are released from the nerve ending. अब क्या हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स स्टोर हैं, सेव हैं नर्व एंडिंग में। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस से इंपल्स मिलती है, स्टिमुलेशन मिलता है कि हार्मोन्स को रिलीज करना है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका नाम लिख लेते हैं। तो पहला है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो पहले हम बात करेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, खिलाफ, उल्टा काम करना। ठीक है, जैसा कि अपन बोलते हैं कि जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं सोशल वर्कर हैं, फिर वहीं पे कुछ सोसाइटी में होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट, जो सोसाइटी के खिलाफ काम करते हैं। सोसाइटी की जो एक यूनिटी होती है उसको तोड़ने का काम करेंगे, जो शांति होती है उसको तोड़ने का काम करते हैं, है ना। जैसे जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, तो वो एंटी सोशल एलिमेंट है। ठीक है, और एक सोशल एलिमेंट हुए। ठीक वैसे ही एक होता है इफेक्ट डायूरेटिक और एक होता है एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक या डायूरेसिस मतलब क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। अब कुछ डायूरेटिक ड्रग्स आती हैं, ये क्या करेंगी, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देंगी। अब ये हार्मोन का नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक, यानी कि ये यूरिन फॉर्मेशन को कम करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। वैसा क्यों करेगा, तो वो एक कंडीशन आपने अभी पिछले कुछ क्लासेस में सुनी है, होम्योस्टेसिस, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना। कुछ कंडीशन हो जाती हैं, जैसे कि मान लो हेमरेज हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है। अब फ्लूइड लॉस होगा, अब जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उसमें भी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलता है। तो इस प्रकार की कंडीशन जब भी बॉडीज में फ्लूइड कम होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है और यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देता है, सप्रेस कर देगा, स्लो कर देगा।
तो अब यूरिन के थ्रू जो फ्लूइड लॉस होने वाला था वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो बॉडी में फ्लूइड थोड़ा बचा रहेगा। तो ये होम्योस्टेसिस या बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होती रहती है। तो इसका नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको समझते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन या जिसको एडीएच बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन बिकॉज इट प्रोड्यूस कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब एडीएच को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं क्योंकि ये वेसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन, वैसोप्रेसिन मतलब वेसल्स, वैसो मतलब वेसल, प्रेशन मतलब प्रेस करना, तो ये ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन कराता है, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। लेकिन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू कॉज वैसोकॉन्स्ट्रक्शन इज वेरी मच हायर देन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एडीएच इफेक्ट। तो अगर वैसोकॉन्स्ट्रक्शन इफेक्ट हमको चाहिए है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डोज चाहिए पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट के लिए बहुत कम क्वांटिटी में काम हो जाता है। सो इट इज अप्रोप्रिएटली नोन एज एडीएच। तो इसलिए हम इसको वैसोप्रेसिन की जगह मेनली एडीएच ही कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ही कहते हैं। अब यूरिसिस, यूरिसिस मतलब होता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन या यूरिनेशन, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक यानी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन उसको कम करेगा, या एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है उसके अगेंस्ट में जाके ये ऑर्गन काम करता है और यूरिन फॉर्मेशन या एक्सक्रीशन को कम करवाता है। अब देखिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, राइट साइड में दिख रही है आपको। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होता है तो किडनी पे एक्ट करेगा, क्योंकि यूरिन यूरिन फॉर्मेशन का जो काम है वो किडनी में होता है। अभी हम यूरोनेफ्रो वाला जो सिस्टम है वो पढ़ेंगे एंडोक्राइन के बारे में, तब आपको समझ में आएगा यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो ये एडीएच काम कर रहा है किडनी के ऊपर। किडनी में एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन होता है, नेफ्रॉन आपने नाम सुना होगा, यूरिन फॉर्मेशन होता है वहाँ से, और किडनी से फिर ये जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो ब्लैडर में आकर स्टोर होता है, और ब्लैडर से फिर ये यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब ये एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, किडनी पर एक्ट करता है, और यहाँ पर क्या करवा रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक ही चीज समझने वाली है, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो उसमें से एक होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी किडनी में जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, तो उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब वो एलिमेंट सिर्फ नहीं आते हैं, वो वाटर के साथ, क्योंकि सॉल्युबल होते हैं, घुले हुए होते हैं, तो वाटर के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। तो एडीएच क्या करता है, यही जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ना, इसकी प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो अब ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होने लग जाएगा, तो जो फ्लूइड यूरिन किडनी से यूरिन के लिए जा रहा था उसको रीएब्जॉर्ब करके वापस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ले आते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, ठीक है। एंटी मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट, खिलाफ में। यूरिसिस मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, और डायूरिसिस मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन। अब एंटी क्या कर रहा है, प्रिवेंट मेकिंग टू मच यूरिन, बहुत ज़्यादा यूरिन जो बन रहा था उसको, या यूरिन जो बन रहा था उसको रोकने का, प्रिवेंट करने का काम करेगा एडीएच। अब ये कैसे करेगा, वाटर रिटेंशन के थ्रू। तो एक तो ये हो गया वाटर रिटेंशन, और दूसरा क्या है, वैसोप्रेशन। ये क्या है, वेसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन भी करवाता है एडीएच हार्मोन, इसलिए इसको वैसोप्रेशन भी बोलते हैं। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रक्शन भी कराएगा, साथ ही साथ वाटर रिटेंशन भी होता है। तो जब भी एडीएच सीक्रेट होता है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हेल्प करता है। एक्शन क्या है एडीएच के, द मेजर फंक्शन ऑफ एडीएच इज रिटेंशन ऑफ वाटर बाय एक्टिंग ऑन किडनी। वाटर को रिटेन करके रखना, बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना, ये काम होता है एडीएच का। किडनी पर एक्ट करके ये वाटर कंजर्व, ये प्रिजर्व करता है। इट इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनी। अब किडनी में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में होता है एक पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या करता है, वहाँ एक्ट करके, उस पार्ट पे एक्ट करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल of the nephron and collecting duct are totally impermeable to water in the absence of ADH. अब एक टर्म होती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी
मतलब होता है पारगम्यता, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली, या परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे पारगम झिल्ली, जिससे पारगम मतलब उसके पार जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो नेफ्रॉन में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो उसका है नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ये अगर एडीएच नहीं है, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन नहीं है, तो ये इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, यानी कि वाटर उस पार नहीं जा पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा इधर से उधर, अगर एडीएच नहीं है तो। Thus, the absence of ADH, the reabsorption of water in the renal tubule does not occur and dilute urine is excreted. तो अगर ADH नहीं है, ADH हार्मोन नहीं है, तो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ADH है तभी परमेबिलिटी मेंटेन होगी और वाटर रीएब्जॉर्ब हो पाएगा। अब ADH नहीं है तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पेशेंट एक्सक्रीट करता है। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन। तो इसकी वजह से होता है कि अब एडीएच नहीं है, वाटर रिटेन नहीं हो पा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है बॉडी से यूरिन के थ्रू। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो इस कंडीशन को एक बीमारी का नाम दिया गया है, ये बीमारी एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एंड एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डायूरेसिस। तो बहुत ज़्यादा जो यूरिन बाहर निकलता है उस या वाटर बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायूरेसिस। और ये जो कंडीशन है, ये जो बीमारी है, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये एडीएच हार्मोन कमी या नहीं होने की वजह से होता है। एडीएच हार्मोन हमने समझ लिया है, हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सेकंड हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन के बारे में। क्या क्या काम है ऑक्सीटोसिन के? ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड यूट्रस। मेमोरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट और यूट्रस, यहाँ पर ये एक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन जो कि पेप्टाइड हार्मोन होता है, रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो अब हम पहले देखते हैं लेफ्ट साइड में नीचे, यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये यूटेरस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, तो उसमें आपने अगर कभी लेबर रूम में काम किया है, देखा होगा, तो जो भी फीमेल पेशेंट हैं उनको हम पुश करने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ जो स्टाफ है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के लिए फील करते हैं, पाल्पेट करते हैं कि यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कॉन्ट्रैक्शन कम आ रहा होगा तो क्या करेंगे, फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। क्योंकि अगर बॉडी से जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है उससे इनफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। कभी लेबर रूम में आप ड्यूटी करेंगे तो जरूर ध्यान दीजिएगा इस बारे में। अब कॉन्ट्रैक्शन क्यों जरूरी है, क्या काम है? अब यूट्रस है, इसको समझ लीजिए एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे टूथपेस्ट होता है ट्यूब, एक ही उसका ओपनिंग है जहाँ से टूथपेस्ट बाहर आता है। तो यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन आता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये बेबी को नीचे डिसेंड, नीचे खिसकाने में हेल्प करता है। तो जो बेबी है, फीटस है, वो बाहर आता है, पुश होता है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। तो पहला काम क्या होगा ऑक्सीटोसिन का, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और सिर्फ ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में ही एक्ट नहीं करता है, कुछ और भी इसके एक्ट हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे। दूसरा काम क्या है, मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट पर एक्ट करना। यहाँ पर क्या काम करता है, यहाँ पर ये मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन, जब बेबी न्यूबॉर्न बेबी सक करता है तो स्टिमुलस जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। तो ये मेनली दो काम ऑक्सीटोसिन के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये कुछ डेयरी वगैरह होती है ना, जहाँ पे दूध निकालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, वो लोग भी कभी कभी गाय भैंसों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। पहले बात करते हैं एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड पे क्या एक्शन करता है? Oxytocin cause ejection of milk from the mammary gland. The duct of the mammary gland are lined by the myoepithelial cells. Oxytocin cause constriction of myoepithelial cells. ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड से मिल्क एजेक्शन करना, मिल्क को एजेक्ट करना, बाहर निकलना। एजेक्ट मतलब होता है बाहर निकलना। तो मिल्क को एजेक्ट कराने का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। अब ये क्या होता है,
जो मेमोरी ग्लैंड में डक्ट होती है जहाँ पर मिल्क स्टोर होता है, बनता है, डक्ट में मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये ऑक्सीटोसिन उन्हीं मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मिल्क एजेक्ट होता है। तो ओवरऑल हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन का जो काम है वो कॉन्ट्रैक्शन का ही काम है, क्योंकि यूट्राइन या यूट्राइन मसल्स है, यूट्रस में भी कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड की जो डक्ट है उनको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है और पुश कराता है और इजेक्ट करवाता है। वहाँ पर बेबी इजेक्ट करवा रहा है, यहाँ पर मिल्क इजेक्ट करवा रहा है। This squeeze the milk out of the alveoli of the mammary gland through the duct system and nipple। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से मिल्क मेमोरी ग्लैंड के एल्वोलाई के थ्रू बाहर निकल जाता है या इजेक्ट हो जाता है। This process by which the milk is ejected from the alveoli of mammary gland is called milk ejection reflex और milk let down reflex। तो ये जो प्रोसेस है जिनमें मेमोरी ग्लैंड के एल्वोलाई से मिल्क इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कहा जाता है। सेकंड जो एक्शन है ऑक्सीटोसिन का वो होता है यूट्रस के ऊपर। अब ऑक्सीटोसिन प्रेग्नेंट यूट्रस और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस दोनों पर एक्ट करता है। तो पहले प्रेग्नेंट यूट्रस को देख लेते हैं, जो हमने डायग्राम में भी देखा था। ऑक्सीटोसिन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड हेल्प इन द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है, जो कि फीटस को एक्सपल यानी बाहर निकालने में हेल्प करता है। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन इज इनहिबिटेड बाय द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जब लेडी प्रेग्नेंट रहती है तब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन नहीं होता है या इनहिबिट रहता है, रुका हुआ रहता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी एंड यानी कंप्लीट होने पे आ जाती है, तब ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन जो है बढ़ जाता है और ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है इनका सिक्रेशन कम हो जाता है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी सिक्रेशन ऑफ दीज टू हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज सडनली रिड्यूस्ड, कम हो जाता है, एंड द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज्ड और ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, यानी नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पे ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है। द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म through the female genital tract up to the fallopian tube by the producing uterine contraction during the sexual intercourse। During sexual intercourse जब स्पर्म रिलीज होकर यूटराइन कैविटी में आता है, तो यूटराइन कैविटी फिर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो इस यूटराइन कैविटी में कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये जो स्पर्म है ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, क्योंकि ओवम से ओवरी से ओवम रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। During the sexual intercourse, the receptor in the vagina are stimulated and vaginal receptor generate the impulse। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वजाना के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और ये वजानल रिसेप्टर इम्पल्स जनरेट करते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी समझ लिए, अब हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, इसको हमने एनाटॉमी में समझ लिया है, पर रिव्यू ले लेते हैं। Thyroid is an endocrine gland situated at the root of neck on either side of the trachea। Thyroid has two lobes which are connected in the middle by the isthmus। तो ये रूट ऑफ नेक के रूट पर ट्रेकिया के दोनों साइड सिचुएटेड होती है थायराइड ग्लैंड। इसमें दो लोब होते हैं जो कि बीच में एक पार्ट से कनेक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं isthmus। तो इसमें राइट लोब है, लेफ्ट लोब है और बीच का जो पार्ट है उसको हम isthmus बोलते हैं। ट्रेकिया के जस्ट ऊपर, इसको आप पालपेट भी कर सकते हैं, चाहे तो पालपेट मतलब टच करके फील कर सकते हैं। नॉर्मली it weighed about 20 to 40 gram in the adult, but in subject it is subjected to the variation even under the physiological condition। तो नॉर्मली इसका जो वेट है, वजन है, वो 20 से 40 ग्राम रहता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो सकता है। जैसे अगर थायराइडाइटिस हो गया, थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसका साइज वेट बढ़ जाएगा।
तो डिसीज कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से वजन जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। इट इज लार्जर इन फीमेल्स देन इन मेल्स। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड चेंज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। इट्स फंक्शन इज स्लाइटली इंक्रीज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड इज डिक्रीज्ड ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो थायराइड ग्लैंड अगर हम कंपेयर करें मेल्स से तो फीमेल्स में लार्ज होती है, थोड़ी बड़ी होती है साइज में। साथ ही साथ फीमेल्स में जो सेक्सुअल साइकिल है उसकी अलग अलग स्टेज में इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग अलग हो जाता है। जैसे जब प्रेगनेंसी की स्टेज होती है या लैक्टेशन वाली स्टेज होती है तब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब मेनोपॉज वाली कंडीशन आती है तब इसका फंक्शन कम हो जाता है। थायराइड ग्लैंड स्टार्ट फंक्शनिंग इन द फीटस इटसेल्फ। फीटल लाइफ में जब बच्चा इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है या हम बोल सकते हैं गर्भ में होता है, वॉम में होता है, तब थायराइड ग्लैंड फंक्शन करना शुरू कर देती है। However, the maximum activity of the gland is achieved only after puberty। और मैक्सिमम एक्टिविटी यानी कि हम बोल सकते हैं थायराइड ग्लैंड मैच्योर हो गई, अपने फुल फ्लो में है, प्यूबर्टी के बाद ये अपने मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू करती है। डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड आर मोर कॉमन इन फीमेल देन इन मेल्स। तो अगर हम डिसीज कंडीशन के हिसाब से भी कंपेयर करें तो थायराइड ग्लैंड की जो डिसीज है फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। तो आप देखेंगे आसपास कितने की मैक्सिमम जो हमारे पास बच्चियाँ रहती हैं उनको हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन आजकल काफ़ी देखने को सुनने को मिल रही है। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? थायराइड ग्लैंड सीक्रेट 3 हार्मोन, 3 हार्मोन से मेनली सीक्रेट होते हैं। टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसको बोलते हैं T4, ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको हम बोलते हैं T3 और थर्ड है कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन का काम ऊपर के जो 2 हार्मोन है T3 T4 इनसे अलग है। थायराइड ग्लैंड में एक और पीछे ग्लैंड होती है, मतलब 4 ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं। उसका काम और उनसे जो पैराथार्मोन हार्मोन सीक्रेट होता है और यहाँ जो कैल्सिटोनिन सीक्रेट होता है, इनका काम कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने का होता है। तो हम कैल्सिटोनिन को इस क्लास में नहीं समझेंगे, हम जब अभी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे उसकी पैराथायराइड ग्लैंड की, तब हम एक कैल्सिटोनिन उस क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पर हम T3 T4 के बारे में ही बात करेंगे आज की क्लास में। तो थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन, दूसरा ट्राई आइडोथायरोनिन इसको T4 और T3 कहा जाता है, और तीसरा जो हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन। T4 is otherwise known as thyroxine and it is from about 90% of the total secretion। तो T4 है इसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं और ये लगभग टोटल थायराइड सिक्रीशन जो होता है उसका 90% कंट्रीब्यूशन होता है, where T3 is only 9 to 10%। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है, तो तैयार हो जाइए समझने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको लास्ट में समझ में आ ही जाएगा या बीच में समझ में आ जाएगा। मोड ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन किस तरीके से काम करता है, क्या मोड है एक्शन का, वो देख लेते हैं पहले। द रेट ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इज अबाउट 90 माइक्रोग्राम पर डे। थायरोक्सिन 90 माइक्रोग्राम पर डे सीक्रेट होता है, एंड द रेट ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड ट्राई आइडोथायरोनिन इज अबाउट 5 माइक्रोग्राम पर डे। थायराइड हार्मोन हैव 2 मेजर इफेक्ट ऑन द बॉडी। थायराइड हार्मोन के मेनली 2 मेजर इफेक्ट होते हैं बॉडी में। पहला है इंक्रीज ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करना, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उनमें ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो भी हम फूड स्टफ खाते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो अब ये जो एनर्जी है हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिस्टम चलते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम भी है, यूरोनेफ्रो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं। इन सिस्टम्स को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है फूड से। अभी फूड डाइजेस्ट करके उसको एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये काम हो जाता है मेटाबॉलिज्म।
अब एक कंडीशन होती है, इसको हम एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये मेटाबॉलिज्म का काम थायराइड हार्मोन ही करवाता है। अगर थायराइड हार्मोन कम है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, सारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाएगी। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ेगा, सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो यही जो मेन काम है मेटाबॉलिज्म सारे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जरूरी है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी सारे सिस्टम काम नहीं कर पाएंगे। प्रोड्यूस हो रही है नॉर्मल, सारे सिस्टम अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादा होगी तो सारे सिस्टम ज़्यादा काम करेंगे। तो पूरी बॉडी को समझ लो काम करवाने का जो काम है वो थायराइड ग्लैंड का होता है। साथ ही साथ बच्चों में ग्रोथ करने का काम भी थायराइड ग्लैंड का है, थायराइड हार्मोन का है। अब इसके फंक्शन क्या क्या है हम अलग अलग जगहों पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे या किस किस सिस्टम में या किस किस काम में थायराइड हार्मोन यूज आ रहा है। Effect on basal metabolic rate. Thyroxine increase the metabolic activity of almost all tissue of the body except brain, retina, spleen, testes and lungs. थायराइड हार्मोन है जो थायरोक्सिन है, T4 है, ये पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देता है। पूरी बॉडी के सारे टिश्यूज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देता है एक्सेप्ट कुछ कुछ जगहों के टिश्यूज को छोड़ के, ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस और लंग्स। द बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम बीमार बोलते हैं इंक्रीज टू as much as 60 to 100% above the normal level when large quantity of thyroxine is secreted. थायरोक्सिन की अगर लार्ज क्वांटिटी मतलब जितना सीक्रेट होता है उससे ज़्यादा अगर सीक्रेट होता है थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन, तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को 60 से 100% बढ़ा देता है। अब समझ लीजिए हम जैसे अलग अलग फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज का काम क्या है, कुछ जो रॉ मटेरियल है उस कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं उसको यूज़ करके फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट तैयार करना। अब ये जो प्रोसेस होती है रॉ मटेरियल यूज़ करके प्रोडक्ट तैयार करना, इसमें एनर्जी लगती है साथ ही साथ इसमें हीट भी जनरेट होती है, हीट भी जनरेट हो रही है साथ ही साथ इसमें क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा बनेगा, सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं फैक्ट्री की। ठीक वही काम बॉडी में बीएमआर या जो हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म का होता है। अगर मेटाबॉलिज्म नॉर्मल चल रहा है तो चलो ठीक है, प्रोडक्शन जो भी है एनर्जी का वो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अगर थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज होगा तो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन, अब इसका काम क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करना सारे टिश्यू में, सारे टिश्यू ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से तो बीएमआर 60 से 100% बढ़ जाता है। वही समझ लीजिए जैसे फैक्ट्री अगर जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तैयार कर रही है वो अगर 60 से 100% बढ़ जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो कितना इफेक्ट आने वाला है। इट फॉल बाय 20 to 40% below the normal level when less quantity of thyroxine is secreted. अगर थायरोक्सिन नॉर्मल से कम रिलीज हो रहा है तो बीएमआर 20 से 40% कम हो जाता है। अब एक कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म, इसमें क्या होता है हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट हो रहे हैं। थायराइड हार्मोन अगर कम सीक्रेट होते हैं, अगर किसी को आप में से या आपकी जान पहचान वालों में से हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है तो आप देखिएगा वो थकावट उनको बनी रहती है, एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, थायराइड हार्मोन का काम क्या है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो ये फूड प्रोडक्ट खाते हैं हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना मेटाबॉलिज्म हो गया। अब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है साथ ही साथ जितने भी टिश्यूज हैं उनमें मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर थायराइड हार्मोन कम होता है तो सारे टिश्यूज की जो स्पीड है या काम करने की दर है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो पेशेंट या जो पर्सन है जिनको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है वो थका हुआ महसूस करते हैं, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, सारे टिश्यूज जो है वो स्लो हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज थायरोक्सिन इंक्रीज द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड स्टफ इन द पेरिफेरल सेल्स। अब ये जो बढ़ना या कम होना है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज थायरोक्सिन इंक्रीज द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड स्टफ इन पेरिफेरल सेल्स। जो फूड स्टफ है उसका यूटिलाइज करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना वो कम हो जाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नॉर्मल से कम सीक्रेट हो रहा है तो 20 से 40% बीएमआर कम हो जाएगा।
बीएमआर हो गया। अब पहले मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं तीनों। अब 3 फूड प्रोडक्ट होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो तीनों को बढ़ाएगा ही। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, थायराइड हार्मोन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन सेल्स, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट होता है। थायरॉक्सिन स्टिमुलेट ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की जितनी भी प्रोसेस होती हैं उन सबको स्टिमुलेट कर देता है थायरॉक्सिन। इट एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द फॉलोइंग वे, अलग अलग तरीके से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे हम एनर्जी लेते हैं। इट एनहेंस द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा बाय एक्सेलरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इट इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजन एक्चुअली स्टोर्ड फॉर्म में रहता है लीवर में, मसल्स में। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 3 तरीके से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। फिर है नेक्स्ट इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, थायरॉक्सिन कॉज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड फैट डिपोट्स, दिस इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड लेवल इन द ब्लड। अब ये थायरॉक्सिन जितना भी एडिपोज टिश्यू है, फैट डिपोट्स होता है जहाँ पर फैट्स हैं, वहां से फैट को मोबिलाइज करके ब्लड में ले आता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड लेवल इन द ब्लड। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन प्लाज्मा एंड लिवर फैट्स, even though there is an increase in blood level of free fatty acid, thyroxine specifically decrease the cholesterol, phospholipid and triglyceride level in the plasma। अभी जैसे हमने फैट मेटाबॉलिज्म में देखा कि ये फ्री फैटी एसिड जो है बढ़ा देता है ब्लड में। इवन दो देयर इज इंक्रीज इन ब्लड लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड, ब्लड में फ्री फैटी एसिड तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ थायरॉक्सिन स्पेसिफिकली डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड लेवल इन द प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा होता है जहाँ पे सब कंटेंट होते हैं, तो प्लाज्मा में ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड या ट्राइग्लिसराइड है उनके लेवल को कम करने का काम करता है। सो इन हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन प्लाज्मा इंक्रीज लीडिंग टू एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर थायरॉक्सिन का सिक्रेशन कम होता है, कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा प्लाज्मा में, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हमारी जो आर्टरी वॉल होती है, आर्टरी है उसकी जो वॉल होती है वहां पर कोलेस्ट्रॉल प्लेक डिपोजिशन होने लग जाता है, चिपकने लग जाता है फैट। तो अगर थायरॉक्सिन कम सीक्रेट होगा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन क्रिएट होती है। इसमें ब्लड वेसल में अंदर, ये जो आर्टरी है अंदर, उसमें प्लेक डिपोजिशन या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होना शुरू होता है। वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जब हो जाता है, प्लेक डिपोजिशन हो जाता है, उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। थायरॉक्सिन ऑल्सो इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लीवर लीडिंग टू फैटी लीवर। अब थायरॉक्सिन साथ ही साथ लीवर में फैट डिपॉजिट करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो सकता है। थायरॉक्सिन डिक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल level by increasing the excretion from liver cell into bile. Cholesterol enter the intestine through bile and then secreted through the feces। अब थायरॉक्सिन है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे मेंटेन करके रखता है, प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कैसे करता है, वो वाला पॉइंट है। इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन फ्रॉम लीवर सेल इनटू बाइल, उसको एक्सक्रीट करता है, शरीर से बाहर निकालता है लीवर सेल के थ्रू बाइल में। बाइल में कोलेस्ट्रॉल जाएगा, बाइल के थ्रू फिर जो कोलेस्ट्रॉल है इंटर करता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के थ्रू ये फीकस या स्टूल के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाता है या चला जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान पर। अभी मैंने फैक्ट्री वाला एग्जांपल दिया था, जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना हीट भी ज़्यादा होती है। Thyroid hormone increase the heat production in the body by accelerating the various cellular metabolic process and increasing BMR। BMR जितना होगा, जितना metabolic process ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा heat produce होगी। Therefore heat production in the body increase।
During hypersecretion of thyroxine, the body temperature increases greatly, resulting in excessive sweating. This is called thyroid hormone induced thermogenesis. तो जितना ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा, मतलब जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उतना हीट प्रोड्यूस होगी, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी तो उसको काम डाउन करने के लिए स्वेटिंग ज़्यादा होगी। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग या थायराइड हार्मोन इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ग्रोथ, यानी ग्रोथ पर क्या असर होता है। तो थायराइड हार्मोन हैव जनरल एंड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन ग्रोथ। ग्रोथ पर जनरल इफेक्ट भी है और कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट भी पड़ता है। लैक ऑफ थायरोक्सिन कैन अरेस्ट द ग्रोथ एंड इंक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रेशन कैन एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ बॉडी स्पेशली इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम होता है तो बच्चे की ग्रोथ कम होगी। अगर सिक्रेशन इंक्रीज है, अच्छा है, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट होती है और अच्छा रहता है उसकी ग्रोथ के लिए। एट द सेम टाइम the closure of epiphyses occur at an early age under the influence of thyroxine, so height of the individual may be slightly less. अब जो एपिफाइसिस होती है बोन में, लॉन्ग बोन्स में, अगर थायराइड हार्मोन सिक्रेशन कम होगा तो वो एपिफाइसिस जो है वो क्लोज हो जाती है। एपिफाइसिस जब क्लोज होती है तब हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो अगर थायराइड हार्मोन कम होगा तो एपिफाइसिस जल्दी क्लोज हो जाएगी और बच्चे की हाइट फिर उतनी ही रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो द हाइट इज इंडिविजुअल में बी स्लाइटली लेस, मतलब थोड़ी कम रहती है। Thyroxine is more important to promote growth and development of brain during the fetal life and during the first few years of postnatal life. बच्चे की ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन बहुत जरूरी है, उसकी फेटल लाइफ में भी, फेटल यानी कि इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तब, और साथ ही साथ पोस्टनेटल लाइफ, तो बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए फीटल लाइफ में, और पोस्टनेटल यानी डिलीवरी के बाद वाली जो उसकी लाइफ है, तो कुछ साल तक थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने कंडीशन दी होगी ना कि एमआर, मेंटल रिटार्डेशन, तो अगर थायराइड हार्मोन कम है तो बच्चा एमआर भी हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन बॉडी वेट। बॉडी के वेट पर क्या असर पड़ेगा। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सेल्स ज़्यादा काम करेंगी, हीट भी ज़्यादा होगी, सब कुछ ज़्यादा होगा, बर्न, कैलोरी बर्न भी ज़्यादा होगा, तो बॉडी वेट क्या होगा, कम होगा। अगर थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो फिर बॉडी वेट बढ़ेगा। थायरोक्सिन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी वेट के मेंटेनेंस के लिए थायरोक्सिन बहुत जरूरी है। इंक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रेशन डिक्रीज द बॉडी वेट। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो बॉडी वेट कम हो जाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, डिक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रेशन इंक्रीज द बॉडी वेट, तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम है तो बॉडी वेट बढ़ जाता है। इसलिए हाइपोथायरायडिज्म में जितने भी पर्सन होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनका वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ब्लड। थायरोक्सिन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जनरल फैक्टर नेसेसरी फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस यानी जो प्रोडक्शन है आरबीसी का, उसमें एक इम्पोर्ट अलग अलग फैक्टर्स हैं। ब्लड वाली क्लास अगर ध्यान से पढ़िए तो देखिए तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तो उनमें से थायरोक्सिन भी है। तो थायरोक्सिन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन की वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जनरल फैक्टर नेसेसरी फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। थायरोक्सिन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस एंड इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। थायरोक्सिन क्या करेगा, एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है या बढ़ता है। पर नेक्स्ट इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। थायरोक्सिन इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय एक्टिंग मेनली ऑन द हार्ट, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। थायरोक्सिन हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट हमारा, पंप करता है, तो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरायडिज्म एंड हाइपरथायरायडिज्म। तो कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन के थ्रू हम हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म भी पता लगा सकते हैं। इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन। अब क्योंकि ध्यान दीजिए कि सारी सेल्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटी,
सारी सेल्स में, टिश्यूज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाने का काम है इसका। तो अगर थायराइड हार्मोन, जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, थायराइड हार्मोन नॉर्मल हो रहा है तो नॉर्मल चलेंगी, थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, थायराइड हार्मोन कम होगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी है। रेस्पिरेशन पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा है तो थायरोक्सिन इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली। द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट कॉज द थायरोक्सिन इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेंगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट कॉज द थायरोक्सिन इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। These two factors stimulate the respiratory center to increase the rate and force of respiration। तो ये जो दो फैक्टर हैं इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेशन की वजह से रेस्पिरेशन का रेट और फोर्स ये दोनों बढ़ जाता है। फिर है इफेक्ट ऑन जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। थायराइड हार्मोन कम है तो क्या होगा, ये भी स्लो हो जाएगा और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। थायरोक्सिन जनरली इंक्रीज द एपेटाइट एंड फूड इनटेक। फूड इनटेक को बढ़ाता है, एपेटाइट यानी जो भूख है हमारी उसको बढ़ाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द सिक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो हमारी जो जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट है या जो उससे सिक्रेशंस होते हैं उसको भी बढ़ाता है। सो द लैक ऑफ थायरोक्सिन कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीज सिक्रेशन कॉज डायरिया। तो अगर ज़्यादा सीक्रेट होता है थायरोक्सिन तो जीआई ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा सीक्रेट होगा तो डायरिया होगा, अगर कम सीक्रेट होगा तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थायरोक्सिन इज वेरी essential for growth and the normal functioning of the central nervous system। तो ग्रोथ के लिए, जैसे मैं शुरू की स्लाइड्स में देखा था कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, ब्रेन की ग्रोथ के लिए थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी है। ऑन डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसको हम अलग अलग देख लेते हैं। पहले डेवलपमेंट को देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में थायरोक्सिन का क्या रोल है। थायरोक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ पोस्टनेटल लाइफ। तो फीटल लाइफ या इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब बच्चा गर्भ में होता है तब बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए थायरोक्सिन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ पोस्टनेटल लाइफ यानी जन्म के लेने के कुछ साल बाद तक उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन बहुत जरूरी है। थायराइड डेफिशिएंसी इन इन्फेंट रिजल्ट इन द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ साइनेप्स, डिफेक्टिव माइलिनेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो अगर थायराइड की डेफिशिएंसी होती है इन्फेंट्स में, बच्चों में, इंटरमीडिएट लाइफ में या शुरुआत में, तो इसकी वजह से बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। साथ ही साथ एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ साइनेप्स, डिफेक्टिव माइलिनेशन। तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्व में एक शीट होती है माइलिनेशन शीट, माइलिन शीट, जिसके थ्रू नर्व कंडक्शन में हेल्प मिलती है, वो नर्व कंडक्शन का काम करती है, तो उसमें भी डिफेक्ट हो सकता है। तो डेवलपमेंट के बाद ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, उस पर थायरोक्सिन का क्या इफेक्ट है। थायरोक्सिन इज अ स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पर्टिकुलरली ब्रेन। तो ब्रेन या सीएनएस के लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। Thus, the normal functioning of brain need the presence of thyroxine। तो ब्रेन को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए थायरोक्सिन की जरूरत होती है। थायरोक्सिन ऑल्सो इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द ब्रेन। थायरोक्सिन साथ ही साथ ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी बढ़ाता है। ज़्यादा सर्कुलेशन होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। Thus, the duration of या during हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इज एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो अगर ज़्यादा सिक्रेशन हुआ थायरोक्सिन का तो ये स्टिमुलेशन को भी बढ़ा देगा, एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा। एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, पर्सन इज लाइकली टू हैव एक्सट्रीम नर्वसनेस, पेशेंट ज़्यादा नर्वस हो सकता है। मे डेवलप साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम, साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेशेंट को एंजाइटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बेचैनी, घबराहट, बहुत ज़्यादा चिंताएं हो सकती हैं, पैरानॉइड थॉट आ सकते हैं, कोई इसको मार रहा है, कोई इसके खिलाफ में काम कर रहा है, ऐसे थॉट्स पेशेंट को आ सकते हैं। डिक्रीज सिक्रेशन में लीड टू लिथार्जी एंड सोमनेंस। अगर सिक्रेशन कम होगा तो स्टिमुलेशन कम मिलेगा, स्टिमुलेशन कम मिलेगा सीएनएस को, तो क्या होगा, पेशेंट लिथार्जिक रहेगा, बैठे हैं साइड में, दिमाग में कुछ थॉट ही नहीं आ रहा है, ब्रेन ज़्यादा काम ही नहीं कर रहा है,
बस खुद खुद होकर बैठे हुए हैं, वो कंडीशन होती है लेथार्जी वाली। इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल पर क्या इफेक्ट है थायरॉक्सिन का? थायरॉक्सिन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल। स्लाइट इंक्रीज इन थायरॉक्सिन कैन मेक द मसल टू वर्क विथ मोर विगर। मसल्स की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए थायरॉक्सिन जरूरी है। थायरॉक्सिन अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो मसल्स ज़्यादा विगरस, ज़्यादा जोर से या जो ज़्यादा पावर के साथ काम करती है। But excessive secretion can cause weakness in the muscle due to the catabolism of the protein. This condition is called thyrotoxic myopathy. अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो वीकनेस भी आ सकती है मसल्स में ड्यू टू कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन को कैटाबोलाइज करके उससे ही एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो अगर बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन से रिलीज होगा तो इसलिए देखना कभी कभी कुछ कुछ बच्चे रहते हैं, लड़के लोग, ये हाइपर थायराइडिज्म के शिकार होते हैं। इनका थायराइड हार्मोन थोड़ा ज़्यादा सिक्रेट होता है, तो ये कितना भी खाएं कुछ भी करें वो एकदम दुबले पतले से ही रहते हैं। उनमें गर्मी सी बनी रहती है, उनको बहुत गर्मी भी लगती है, हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, पसीना आता रहता है। तो एक्सेसिव सिक्रेशन कॉज वीकनेस इन द मसल ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तो उनकी मसल्स भी एकदम पतली, मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होती, पतली पतली सी रहती है इसी वजह से। दिस कंडीशन इज कॉल्ड थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। इस कंडीशन को हम थायरोटॉक्सिक मायोपैथी कहते हैं। मायोपैथी मतलब मसल की डिसीज। अब थायराइड हार्मोन की वजह से हो रही है, थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से हो रही है, टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। हाइपरथायराइडिज्म कैन आल्सो कॉज फाइन मस्कुलर ट्रेमर। ज़्यादा अगर थायराइड हार्मोन रिलीज होता है या जो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है, इसकी वजह से फाइन मस्कुलर ट्रेमर, ट्रेमर मतलब होता है झटके आना, हाथ हिलते रहते हैं ना कुछ लोगों के, वो होता है ट्रेमर। तो हल्के हल्के से मस्कुलर ट्रेमर भी आ सकते हैं। द ट्रेमर कैन अकर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to 15 टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड में 10 से 15 बार ट्रेमर हो सकते हैं, कप कपाना, हाथ कांपते हैं जो। दिस इज ड्यू टू थायरोक्सिन इंड्यूस्ड एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी। तो थायराइड हार्मोन की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूरल एक्टिविटी हो रही है, अभी मैं CNS में जो देखा था, तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। विच कंट्रोल द मसल एंड लैक ऑफ थायरोक्सिन कैन कॉज मसल मोर स्लगिश। और अगर थायराइड हार्मोन कम होता है तो मसल जो है मोर स्लगिश हो जाती है, रेस्टिंग वाली कंडीशन। तो नेक्स्ट इफेक्ट ऑन स्लीप। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ मसल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी हमने देखा पिछली स्लाइड्स में, CNS में और मसल में। तो अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, मसल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा। अब इससे क्या होगा, सो द पर्सन फील टायर्ड, एग्जॉस्ट एंड फील लाइक स्लीपिंग। तो पेशेंट थका हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से पेशेंट थका हुआ, एग्जॉस्ट फील करेगा, उस एकदम स्लीपिंग टाइप उसको फील आएगी। बट द पर्सन कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन ऑन न्यूरॉन। पेशेंट को नींद जैसा लगेगा, थका हुआ लगेगा, एग्जॉस्ट लगेगा, लेकिन वो सो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन का नर्वस सिस्टम पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट रहता है, नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा, स्टिमुलेशन मिलता रहेगा। ऑन द अदर हैंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज एक्सेसिव स्लीप। द कंडीशन विद एक्सेसिव स्लीप इज कॉल्ड द सोमनोलेंस। अगर हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, थायरोक्सिन का कम हो रहा है सिक्रेशन, फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आएगी, थका हुआ लगा रहेगा, ज़्यादा स्लीप, जो ज़्यादा नींद आती है उसको हम बोलते हैं सोमनोलेंस। तो इसलिए हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में पेशेंट थका हुआ, उसको नींद ज़्यादा आएगी, कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, सारी कंडीशन क्रिएट होते हैं। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सेक्सुअल फंक्शन। फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन थायराइड हार्मोन आर एसेंशियल। नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए थायराइड हार्मोन जरूरी है। इन मैन, अगर हम मेल्स की बात करते हैं, hyposecretion of thyroid hormone leads to complete loss of libido and the hypersecretion of thyroid hormone leads to impotence. मेल्स में अगर थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो लॉस ऑफ लिबिडो या सेक्सुअल ड्राइव या जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो कंडीशन क्रिएट होगी। अगर हाइपर सिक्रेशन है तो इम्पोटेंस, यानी कि जिसको नपुंसकता बोलते हैं, वो वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इन वुमेन हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कॉज मेनोरिया। अगर हाइपोसिक्रेशन यानी कि कम है तो मेनोरिया कंडीशन क्रिएट होती है। मेनोरिया कंडीशन मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको मेनोरिया बोलते हैं। एंड पॉलीमेनोरिया, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। तो अगर हाइपोसिक्रेशन है फीमेल्स में तो मेनोरिया और पॉलीमेनोरिया। मेनोरिया मतलब क्या, एक्सेसिव ब्लीडिंग, और पॉलीमेनोरिया मतलब फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जल्दी जल्दी पीरियड्स आना। इन सम वुमेन इट मे कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड ओकेशनली एमनोरिया। तो
कुछ फीमेल्स में क्या होता है, इस हाइपोसिक्रेशन की वजह से इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है। ओकेशनली एमनोरिया, एमनोरिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन वुमेन लीड्स टू ओलिगोमेनोरिया, रिड्यूस्ड ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड समटाइम्स एमनोरिया। तो अगर हाइपर सिक्रेशन है थायराइड हार्मोन का तो ओलिगोमेनोरिया यानी कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाती है और कभी कभी एमनोरिया भी होता है। बहुत ही देर बाद फंक्शन कंप्लीट हुए हैं, अभी भी मैंने कुछ कुछ जो छोटे मोटे फंक्शन थे उनको ऐड ही नहीं किया है ताकि आप थके ना, और वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं थे। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन है उसको कैसे रेगुलेट करते हैं या कैसे रेगुलेट होता है। अब थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को समझ लेते हैं कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले राइट साइड में ऊपर है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ब्लू कलर की लाइन तीर ऊपर जा रहा है। हाइपोथैलेमस से टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, तो यहाँ से टीएसएच रिलीज होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच कहाँ पे जाएगा, थायराइड ग्लैंड पे। अब जब टीएसएच हार्मोन आता है थायराइड ग्लैंड पे तो फिर ये T3 T4 को रिलीज करता है, यानी कि थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। अब T3 T4 आ गया। अब जब इनकी क्वांटिटी इनफ है, ठीक है, ऑलमोस्ट है, तब ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं हाइपोथैलेमस में और एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो हाइपोथैलेमस में नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि भाई सब कुछ ठीक है, ऑल ओके, सिक्रेशन कम करिए। तो हाइपोथैलेमस टीआरएच का रिलीशन सिक्रेशन कम करता है और साथ ही साथ एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच का सिक्रेशन कम करती है। अब ये टीआरएच और टीएसएच कम होगा तो थायराइड ग्लैंड भी T3 T4 कम रिलीज करेगी। थायराइड हार्मोन के रेगुलेशन सिक्रेशन के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ आयोडाइड के बारे में। ये आयोडाइड ही लिखा है, आयोडीन नहीं लिखना था मुझे। आयोडाइड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में आयोडाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। व्हेन द डाइटरी लेवल ऑफ आयोडीन इज मॉडरेट, जब हम खाने में आयोडीन लेते हैं, मतलब मॉडरेट यानी ठीक ले रहे हैं, द ब्लड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इज नॉर्मल, तो ब्लड में थायराइड हार्मोन नॉर्मल रहता है। आयोडीन से फिर आयोडाइड बनता है और आयोडाइड थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। However, the iodine intake is high. Enzyme necessary for the synthesis of thyroid hormone are inhibited by iodide itself, regulating the suppression of thyroid synthesis. जब आयोडीन इंटेक ज़्यादा हो जाती है, द एंजाइम नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन आर इनहिबिटेड, तो जो एंजाइम थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए जरूरी हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बाय आयोडाइड इटसेल्फ, रेगुलेटिंग इन सप्रेशन ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, तो फिर हार्मोन सिंथेसिस भी कम हो जाता है। अब कंडीशन होती है ग्वाइटर, इसका मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना। ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन अगर नहीं खाएंगे आयोडाइड नहीं बनेगा, थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, तो उस चक्कर में फिर कंपनसेशन के लिए थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होने लग जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्वाइटर या हिंदी में बोलते हैं घेंगा। ये नॉर्मल थायराइड है और नीचे देखेंगे एनलार्ज थायराइड। एक रियल पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए थायराइड ग्लैंड का लेफ्ट लोब राइट लोब इतनी बड़ी हो जाती है। तो बहुत ही मुश्किलों के साथ आज हमने थायराइड ग्लैंड के फंक्शन समझे हैं। तो कहाँ तक पहुँच गया है कोर्स अपना, फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड हमने देख लिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमने समझ लिया है, थायराइड ग्लैंड हमने समझ लिया है। अब थायराइड ग्लैंड में दो हार्मोन थे जिनको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, T3 T4, उसको समझ लिया है। कैल्सिटोनिन में भी बचा हुआ है, इसको हम पैराथायराइड ग्लैंड के साथ अभी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैराथायराइड और थाइमस पेनक्रियाज एड्रिनल है। तो देखते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो हम एक क्लास में करने के लिए, अगर नहीं होता तो फिर दो क्लास में करेंगे। वैसे आज की क्लास भी मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबी हो गई है, 40 मिनट का मैंने सोचा था, लगभग 54 मिनट्स हो रहे हैं। थैंक यू।